नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ भारतेंदु युग के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतेंदु युग का आरंभ कब से माना जाता है, भारतेंदु युगीन काव्य की क्या विशेषताएं रही है। इन सभी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों शुरू करते हैं। भारतेंदु युग। दोस्तों, भारतेंदु युग का जो आरंभ है डॉक्टर नगेंद्र ने 1857 से माना है। दोस्तों, यह जो नोट्स है यह डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से बनाया गया है जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यह प्रामाणिक पुस्तकों से ही सामग्री ली गई है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग की जो शुरुआत है, आरंभ है, वह 1857 से माना है। परंतु अधिकांश विद्वान भारतेंदु युग का आरंभ जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका जिसका नाम था कवि वचन सुधा और इसका प्रकाशन वर्ष 1868 है से मानते हैं। तो बहुत से विद्वान हैं जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं। शुक्ल जी भारतेंदु युग का आरंभ जो है वह कवि वचन सुधा पत्रिका से मानते हैं जिसका प्रकाशन वर्ष 1868। भारतेंदु युग में भक्ति काल एवं रीति काल की प्रवृत्तियों पर कविताएं तो लिखी ही गई हैं, परंतु कुछ नए विषयों प्रवृत्तियों का भी समावेश देखने को मिलता है। दोस्तों, भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि जो भक्ति काल की भक्ति भावना को लेकर काव्य लिखे जा रहे थे, तो भक्ति की प्रवृत्ति को लेकर भी भारतेंदु युग में कविता लिखा गया और रीतिकालीन प्रवृत्ति जिसमें कि राजा के आश्रय में रहकर नायिका भेद रीति निरूपण को लेकर जो काव्य लिखे जा रहे थे, तो इस प्रवृत्ति को लेकर भी भारतेंदु युग में कविता लिखा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतेंदु युग में भक्ति काल की प्रवृत्ति और रीति काल की प्रवृत्ति को लेकर भी कविताएं लिखी गई। इसके साथ ही कुछ नए विषयों का भी समावेश हम भारतेंदु युग में देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं भारतेंदु युग की क्या विशेषता रही है। भारतेंदु युगीन काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो पहली जो प्रवृत्ति है, पहली जो विशेषता है वह है राष्ट्रीयता। तो आइए भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता का क्या स्वरूप रहा है इसे हम देख लेते हैं। भारतेंदु युग में कवियों की राष्ट्रीयता की दृष्टि व्यापक थी। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता के दो पक्ष देखने को मिलते हैं, एक देशभक्ति और दूसरी राजभक्ति। तो दोस्तों, भारतेंदु युग में जो कवियों की राष्ट्रीयता की दृष्टि है वो कैसी थी, तो वह व्यापक थी। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। दोस्तों, जैसे कि हम आदिकाल रीतिकाल में देखते हैं कि उस समय के जो कवि थे उनमें संकुचित राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलता था। वे अपने राजा के 150 गांवों को ही अपना राष्ट्र समझते थे और अपने केवल राजा का ही वर्णन अपने कविता में करते थे। आप लोगों ने आदिकाल पढ़ा होगा, रीतिकाल पढ़ा होगा। उस समय राजा के आश्रय में कवि हुआ करते थे और वे कवि जिस राजा के आश्रय में रहते थे केवल उसी राजा की प्रशंसा में, उसकी चातुकारिता में कविता लिखते थे। यानी कि उनकी राष्ट्रीयता की भावना कैसी थी, तो संकुचित थी। परंतु भारतेंदु युग में ऐसी बात नहीं है। भारतेंदु युग में कवियों की राष्ट्रीयता की दृष्टि व्यापक थी। उनमें संकुचित भावना नहीं था।
भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता के दो रूप देखने को मिलते हैं। यानी कि भारतेंदु युग में दो तरह से राष्ट्रीयता को लेकर काव्य लिखे गए। एक कवि ऐसे थे जिन्होंने देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी, तो दूसरी जो कवि थे उन्होंने राजभक्तिपूर्ण कविताएं लिखे। देशभक्तिपूर्ण कविताओं में अंग्रेजों की शोषण नीति का विरोध, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का गुणगान, देश प्रेम आदि का वर्णन किया गया। यानी कि जो देशभक्तिपूर्ण कविताएं थी उसके वर्ण विषय क्या थे, तो अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों का शोषण हो रहा था उसका वर्णन करना और उसका विरोध करना। यानी कि अंग्रेजों की जो शोषण की नीति थी उसका विरोध करना। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का गुणगान करना, यानी कि हिंदी भाषा, हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान का गुणगान करना। देश प्रेम की कविताएं देशभक्तिपूर्ण कविताओं में लिखी गई। राजभक्तिपूर्ण कविताओं में अंग्रेजों के द्वारा जो विकास कार्य हुए थे उसकी प्रशंसा की गई। यानी कि भारतेंदु युग में कुछ ऐसे कवि थे जो अंग्रेजों के जो नीति थे उससे प्रसन्न थे, उससे प्रभावित थे, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा कुछ अच्छे कार्य भी किए गए थे, जैसे कि रेलवे का निर्माण, डाक और तार की जो सुविधाएं थी, यातायात के जो साधन थे, प्रेस का निर्माण, ऐसे कुछ अच्छे कार्य किए गए थे। और कुछ कानून भी बनाए गए थे, जैसे कि सती जो प्रथा थी उसका विरोध किया गया था, उसको लेकर कुछ कानून बनाए गए थे। फिर उसी प्रकार विधवा विवाह को लेकर कुछ कानून बनाए गए थे, जिसमें विधवाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार था। तो ऐसे कुछ अच्छे जो कार्य अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे, तो इससे प्रभावित होकर कुछ कवियों ने राजभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी। राजभक्ति यानी कि जो भारत पर राज कर रहे थे उनकी भक्ति में इन कवियों ने काव्य लिखी। तो यह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भारतेंदु युग में जो कवियों की राष्ट्रीयता की दृष्टि व्यापक थी। इसमें राष्ट्रीयता के दो पक्ष देखने को मिलते हैं, एक देशभक्ति और दूसरी राजभक्ति। देशभक्ति में कवियों ने अपने देश में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों का शोषण हो रहा था उसके विरोध में काव्य लिखा और अपने देश के प्रति प्रेम व्यक्त किया अपनी कविताओं के माध्यम से। तो राजभक्ति में ऐसे कवि थे जिन्होंने अंग्रेजों के कार्यों से, अंग्रेजों की नीतियों से प्रभावित होकर अंग्रेजों की प्रशंसा में काव्य लिखे। तो आइए आगे देखते हैं। अंग्रेजों की शोषण नीति का विरोध करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो अंग्रेज जो भारत का शोषण कर रहे थे, तो उनके जो शोषण नीति है उसका विरोध करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक मुखरी लिखा था, जिसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन साजन नहीं अंग्रेज। तो अंग्रेज कैसे थे, वो भीतर ही भीतर भारत को चूस रहे थे, यानी कि भारत का धन जो है वह भारत से बाहर लेकर जाके भारत को एक प्रकार से खोखला बना रहे थे, भारत का शोषण कर रहे थे। तो भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, यानी कि एक तरफ तो अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे, परंतु दूसरी तरफ वह यह दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि वह भारतीयों का भला चाहते हैं, परंतु वह अंदर ही अंदर भारत को खोखला बना रहे थे। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज,
यानी कि अंग्रेज जो थे वो बातों में कैसे थे, काफी चतुर थे। वे भारतीयों को एक प्रकार से अपने बातों के जाल में सम्मोहित करके अपने में मिलाए हुए थे और भारतीयों का शोषण कर रहे थे। इसलिए आप लोगों ने इतिहास में देखा होगा कि बहुत से जो भारतीय राजा थे, भारतीय लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, यानी कि वे अंग्रेजों से प्रभावित हुए। तो यह एक उदाहरण था जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों की जो शोषण नीति है उसका विरोध किया है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। दूसरी जो विशेषता है, सामाजिक चेतना। भारतेंदु युग में कवियों ने समाज की समस्याओं की उपेक्षा न करते हुए जनता की समस्याओं का व्यापक रूप में चित्रण किया है। भारतेंदु युग में समाज में व्याप्त नारी शिक्षा, बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि समस्याओं पर कविताएं लिखी गई हैं। कवि इन समस्याओं के प्रति जनता में जागृति लाना चाहता था। भारतेंदु ने वर्णाश्रम की संकीर्णता का विरोध इन शब्दों में किया है, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। तो दोस्तों, हम भारतेंदु युग में देखते हैं कि भारतेंदु युग में कवियों ने समाज की समस्याओं का उपेक्षा नहीं किया है। जैसे कि हम रीति काल में देखते हैं दोस्तों, आदि काल में देखते हैं कि कवियों ने समाज का जो चित्रण है वो अपनी कविताओं में नहीं किया था। उन्होंने केवल राजा के आश्रय में रहकर राजा की प्रशंसा, उसकी चातुकारिता में ही काव्य लिखे थे। परंतु भारतेंदु युग में पहली बार जो समाज है, समाज के अंदर जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का वास्तविक चित्रण, जनता की समस्याओं का वास्तविक चित्रण भारतेंदु युग में कवियों ने किया था। भारतेंदु युग में समाज में जो भी समस्याएं थी, जैसे कि नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो इस समस्या को लेकर भारतेंदु युगीन कवियों ने काव्य लिखे। बाल विवाह, जो समाज में बालिकाएं थी जिनका बचपन में ही विवाह हो जाता था, तो बाल विवाह की समस्या को लेकर भी भारतेंदु युगीन कवियों ने काव्य लिखे। विधवाओं की दुर्दशा, यानी कि हमारे भारतीय समाज में जो विधवाएं थी उनकी क्या दुर्दशा थी, उनकी दुर्दशा को लेकर भी कवियों ने काव्य लिखा। उसी प्रकार जाति को लेकर, छुआछूत को लेकर, ऐसे बहुत सी समस्याएं हमारे समाज में थी। तो इन समस्याओं को कवियों ने समाज के सामने लाया और समाज को जागरूक करने का भी काम किया। भारतेंदु ने जो उस समय की वर्णाश्रम की संकीर्णता थी उसका विरोध करते हुए एक पंक्ति लिखी थी, जिसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। तो यह थी सामाजिक चेतना। आगे देखते हैं भक्ति भावना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा स्पष्टीकरण आपको कैसा लग रहा है। तीसरी विशेषता है भक्ति भावना। भारतेंदु युग में पुरानी भक्ति परंपरा पर काव्य लिखे ही गए, साथ में स्वदेशानुराग, समन्वित ईश्वर भक्ति को लेकर भी कविताएं लिखी गई। भारतेंदु युग में निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति में कविताएं लिखे गए। भारतेंदु स्वयं राधा रानी के भक्त थे। उन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी, इसलिए भी राधा कृष्ण की स्तुतिपूर्ण कविताएं लिखे। दोस्तों, भारतेंदु युग में जो पुरानी भक्ति की परंपरा थी, पुरानी भक्ति की परंपरा यानी कि जो हम भक्ति काल में देखते हैं
राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, निर्गुण काव्य, सगुण काव्य, उसमें वैष्णव भक्ति, इन सभी भक्ति की परंपरा को लेकर भारतेंदु युग में काव्य लिखे गए। इसके साथ ही स्वदेशानुराग समन्वित ईश्वर भक्ति को लेकर भी कविताएं लिखे गए। यानी कि स्वदेशानुराग समन्वित, इससे तात्पर्य है कि दोस्तों अपने देश के प्रति भी भक्ति भावना को लेकर काव्य लिखे गए। कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि दोस्तों अगर आप देखो प्रिय प्रवास, साकेत, तो यह जो कविताएं हैं, यह जो काव्य है, इसमें आपको ऊपरी तौर से देखने को मिलेगा कि प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण का वर्णन है, परंतु उस राधा के माध्यम से कवि जो है वह यह संदेश देना चाहता है कि राधा जो है वह एक प्रकार से केवल वियोगिनी राधा नहीं है, वह अपना जो जीवन है वह समाज को समर्पित कर देती है, देश को समर्पित कर देती है। तो कहने का तात्पर्य है कि भले ही भारतेंदु युग में जो कविताएं लिखे गए, जिसमें कुछ कवियों ने, ये तो उदाहरण बाद की कविताओं का है, परंतु मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि प्रिय प्रवास और साकेत ये ऐसे काव्य हैं जिससे आप सभी परिचित हैं, तो इसलिए इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो यह जो द्विवेदी युग की कविता है, उसी प्रकार भारतेंदु युग में भी कवियों ने काव्य लिखे जिसमें उन्होंने वर्ण विषय में ईश्वर को लिया, परंतु उस ईश्वर के माध्यम से उन्होंने अपने देशभक्ति पूर्ण या देश के प्रति भी प्रेम का वर्णन किया है। जैसे कि साकेत में आप देखोगे, प्रिय प्रवास में देखोगे, तो उसमें भले ही ईश्वर की भक्ति है, परंतु उस ईश्वर के भक्ति में देश प्रेम या स्वदेशानुराग की भावना भी आपको दिखाई देगी। तो यह जो विशेषता है भक्ति भावना की, वह आपको भारतेंदु युग में भी दिखाई देगी और द्विवेदी युग में भी दिखाई देगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतेंदु युग में पुरानी भक्ति परंपरा, जिसमें निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, राम भक्ति, वैष्णव भक्ति, कृष्ण भक्ति, इन सभी को लेकर भी काव्य लिखे गए। इसके साथ ही स्वदेशानुराग समन्वित ईश्वर भक्ति को लेकर भी कविताएं लिखे गए। और दोस्तों जो भारतेंदु स्वयं थे वह राधा रानी के भक्त थे और उन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की। तो यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु ने कौन सी भक्ति में दीक्षा ग्रहण की थी या कौन से संप्रदाय में वो दीक्षित हुए थे। तो भारतेंदु जो थे वह पुष्टि मार्ग में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, इसलिए भी उन्होंने अपने कविताओं में राधा और कृष्ण की स्तुतिपूर्ण कविताएं लिखे हैं। दोस्तों अगला जो विशेषता है वह हम देख लेते हैं, श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग के कवियों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय काव्य शास्त्र में जो रस संप्रदाय है, तो रस संप्रदाय में जो आचार्य हुए हैं वे रस संप्रदाय के जितने भी आचार्य हैं वे रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। उसी प्रकार भारतेंदु युग के कवियों ने भी रस को काव्य की आत्मा माना है, इसलिए अपनी रचनाओं में विविध रसों का प्रयोग किया है, जिसमें श्रृंगार रस सर्वप्रमुख है। यानी कि भारतेंदु युग में किस रसों का निर्वाह सबसे अधिक हुआ है, तो श्रृंगार रस। भारतेंदु युग में भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा की माधुर्य भक्ति परक श्रृंगार चित्रण, रीतिकालीन पद्धति पर नक्सिक नायिका भेद का वर्णन, उर्दू कविता में चित्रित प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना का वर्णन, इन विषयों से प्रभावित होकर श्रृंगारपूर्ण, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, श्रृंगारपूर्ण कविताएं लिखे गए हैं। तो दोस्तों भारतेंदु युग में हम देखते हैं तो भक्ति काल की जो कृष्ण काव्य परंपरा की माधुर्य भक्ति परक श्रृंगार चित्रण है, इससे प्रभावित होकर भी काव्य लिखा गया। रीति काल की जो पद्धति पर नक्सिक वर्णन है उससे प्रभावित होकर भी काव्य लिखा गया।
और नायिका भेद का जो वर्णन है उससे प्रभावित होकर भी काव्य लिखा गया। उर्दू कविता में जो प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना हो रही थी उससे प्रभावित होकर भी श्रृंगारी कविताएं भारतेंदु युग में कवियों ने लिखा था। तो अगली जो विशेषता है दोस्तों, प्रकृति चित्रण। प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद वर्णन भारतेंदु युगीन कविता की विशेषता है। यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका स्वच्छंद वर्णन भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कविताओं में किया था। किंतु अधिकतर कवियों ने केवल परंपरा का निर्वाह ही किया है। यानी कि अधिकांशतः जो कवि थे उन्होंने प्रकृति चित्रण का केवल निर्वाह ही किया है। भारतेंदु युग में प्रकृति के विविध रूपों का, जिसमें वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, इन सभी का आलंबनात्मक वर्णन किया गया है। तो यह था प्रकृति चित्रण। अगली विशेषता देखते हैं, हास्य और व्यंग्य। भारतेंदु युग में हास्य व्यंग्यपूर्ण विषयों की बड़े पैमाने पर रचनाएं हुई है। पश्चिमी सभ्यता, स्वदेशी शासन, सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों आदि पर व्यंग्यपूर्ण कविताएं भारतेंदु युगीन कवियों ने लिखी हैं। तो भारतेंदु युग के जो कवि थे उन्होंने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविताएं लिखे हैं, जिसमें उन्होंने उनके काव्य के विषय क्या थे, तो जो पश्चिमी सभ्यता थी, यानी कि जो भारतीय लोग आंख बंद करके पश्चिमी सभ्यता को अंधानुकरण कर रहे थे, उसको लेकर हास्य व्यंग्यपूर्ण कविताएं लिखी गई। स्वदेश विदेशी शासन, यानी कि अंग्रेजों की जो शासन की नीति थी उसके ऊपर हास्य व्यंग्यपूर्ण कविताएं लिखी गई। सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वास, यानी कि हमारे भारतीय समाज में जो सामाजिक रूढ़ियां थी, अंधविश्वास थे, इसको लेकर भी व्यंग्यपूर्ण कविताएं लिखे गए। मद्यपान, यानी कि शराब की जो समस्या थी उसके ऊपर भारतेंदु ने एक व्यंग्यपूर्ण मुकरी लिखी थी, जो आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया है। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। यानी कि शराब जो है वह कैसी है कि एक बार उसकी लत लग जाती है किसी को तो वह नहीं छूटती। यानी कि मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। यानी कि जिसे शराब पीने का लत आदत पड़ जाता है वह जो है अपना मान सम्मान खो देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से जो शराबी होते हैं वह शराब पीने के बाद सड़कों पर कहीं भी लेट जाते हैं, हंगामा करते हैं, यानी कि उनका जो मान सम्मान है वो एक प्रकार से खत्म हो जाता है। तो उसी बात का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जाति मान धन सब कुछ लूटे, और शराब पीने से जो धन और संपत्ति बर्बाद होता है इसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। पागल करी मोही करे खराब, यानी कि शराब की जो आदत है वह इंसान को कैसे करती है, वो पागल बना देती है, खराब बना देती है। क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। तो यहाँ पर जो मद्यपान की समस्या है उसके ऊपर व्यंग्यपूर्ण मुकरी भारतेंदु जी ने लिखा था। प्रताप नारायण मिश्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों द्वारा भारतीय रीति नीति को त्याग कर पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण करने पर व्यंग्य किया है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि लगभग 1800 ईस्वी में भारत में कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, उसके बाद से अलग अलग जगहों पर कुछ स्कूल कॉलेज बनाए गए थे जिसमें जो नव युवक थे उन्हें अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी। तो अंग्रेजी पढ़ के जो भारतीय नव युवक थे
वह भारतीय रीति नीति को कैसे समझ रहे थे, वो काफी हेय समझ रहे थे, यानी काफी तुच्छ समझने लगे थे। आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को नीचा समझते हैं और पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता को काफी महत्व देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो भारतीय रीति नीति को त्याग कर और पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे थे, उनके ऊपर प्रताप नारायण मिश्र ने एक व्यंग्यपूर्ण कविता लिखा था। उसकी 2 पंक्ति यहाँ पर दी गई है। जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सफल तब होए। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सफल तब होए। यानी कि जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र ही जोए, क्योंकि बहुत से जो नवयुवक थे वो अंग्रेजों की ही तरह सूट पैंट पहनकर घूम रहे थे, यानी कि वे भारतीय वेशभूषा को त्याग कर पाश्चात्य वेशभूषा को धारण कर रहे थे और हिंदी बोलने के बजाय वह अंग्रेजी में बात करना अपने आप को गर्व का विषय समझते थे। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर प्रताप नारायण मिश्र ने व्यंग्य किया है कि जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। यानी कि ये व्यंग्य है कि तुम लोग तो अंग्रेजी बोलकर या अंग्रेजों के समान वस्त्र को पहनकर अंग्रेज के समान दिख सकते हो, परंतु तुम्हारा जो श्याम वर्ण है वह भी तुम क्या करो, अंग्रेजों के समान गौड़ वर्ण बनाओ, यानी कि अंग्रेजों के समान तुम गोरे बन जाओ, तब जाके तुम्हारा जो जन्म है वह सफल होगा। यानी कि इस पंक्ति में ऐसे व्यक्ति जो अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी पहनावा को ज्यादा महत्व देते हैं, उनके ऊपर प्रताप नारायण मिश्र ने व्यंग्य किया था। तो यह था हास्य और व्यंग्य। अगली जो विशेषता है रीति निरूपण, यानी कि रीति काल में जो रीति निरूपण की प्रवृत्ति थी, तो उस प्रवृत्ति को लेकर भी भारतेंदु युग में कुछ कवियों ने काव्य लिखे थे। तो आइए देखते हैं। भारतेंदु युग में केवल लच्छीराम, बाल गोविंद मिश्र, कवि राजा मुरारी दान ही रीति निरूपण करने वाले कवि थे। यानी कि ये जो 3 कवि है, लच्छीराम, बाल गोविंद मिश्र और कवि राजा मुरारी दान, इन 3 कवियों ने ही रीति निरूपण की प्रवृत्ति को लेकर काव्य लिखा था। इस युग में रीति निरूपण की पद्धति पर रचनाएं लिखना कम हो गया था, यानी कि भारतेंदु युग में जो रीति निरूपण की प्रवृत्ति थी इस पर काव्य लिखना कम हो गया था। लच्छीराम ने रामचंद्र भूषण, बाल गोविंद मिश्र ने भाषा छंद प्रकाश तथा कवि राजा मुरारी दान ने जसवंत जसोभूषण की रचना भारतेंदु युग में की थी। और ये जो ग्रंथ है इसमें कवियों ने रीति निरूपण किया है। अगली जो विशेषता है समस्या पूर्ति। तो समस्या पूर्ति में भारतेंदु युग में कवियों की प्रतिभा एवं रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों एवं कवि समाजों में समस्या पूर्ति कराया जाता है। तो भारतेंदु युग में काव्य की एक मुख्य विशेषता, मुख्य प्रवृत्ति है समस्या पूर्ति की। तो भारतेंदु युग में जो कवि थे उन कवियों की प्रतिभा को परखने के लिए, उनकी रचना कौशल को परखने के लिए, जांचने के लिए जो कवि समाज है, यानी कि कवि लोगों का जो समाज है उसमें कवि गोष्ठियों, यानी कि जैसे आज के समय में हम देखते हैं
सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो उसी प्रकार उस समय भारतेंदु युग में जो कवि थे उनकी कविता की जो प्रतिभा है, काव्य प्रतिभा या रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों एवं कवि समाजों में समस्या पूर्ति कराया जाता था, जिसमें कवि के सामने कोई समस्या विषय रखा जाता था और उस पर कवि को अपनी प्रतिभा एवं रचना कौशल का प्रदर्शन करते हुए काव्य लिखना पड़ता था। यानी कि दोस्तों समस्या पूर्ति क्या है? तो समस्या पूर्ति में कवि के सामने एक समस्या से तात्पर्य है कि एक विषय रखे जाते थे और उस विषय की पूर्ति करते हुए कवि को अपनी रचना कौशल का प्रदर्शन करते हुए काव्य लिखना पड़ता था। इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे। भारतेंदु द्वारा स्थापित काशी में कविता वर्धिनी सभा। दोस्तों यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो भारतेंदु ने। और कहां पर की थी? तो काशी में। कानपुर का रसिक समाज, तो कानपुर में एक रसिक समाज की स्थापना हुई है। निजामाबाद में कवि समाज की स्थापना हुई। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कानपुर का जो रसिक समाज है इसकी स्थापना किसने की है और निजामाबाद का जो कवि समाज है इसकी स्थापना किसने की है। और ये जो संस्थाएं हैं यानी कविता वर्धिनी सभा, रसिक समाज, कवि समाज, ये काफी प्रसिद्ध थे समस्या पूर्ति करवाने के लिए। कानपुर के रसिक समाज में पपीहा जब पूछी है प्यू कहाँ की प्रताप नारायण मिश्र द्वारा की गई समस्या पूर्ति बहुत लोकप्रिय हुई थी। यानी कि कानपुर में जो रसिक समाज है उसमें प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा पपीहा जब पूछी है प्यू कहाँ इस विषय के ऊपर काफी अच्छा समस्या पूर्ति किया गया था। उसका उदाहरण नीचे यहाँ पर दिया गया है। बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नहीं नहा, तुम ही मनुहारी के जारी पर परे। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है लिखने में। तो बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही नहा, तुम ही मनुहारी के जारी परे, सखियान की कौन चलाई तहा, बरसा है प्रताप जू धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहां, यह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछी है प्यू कहाँ। तो यहां पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो प्यू कहाँ, तो यह जो समस्या पूर्ति है वह प्रताप नारायण मिश्र की है, जो कि कानपुर के रसिक समाज में यह विषय रखा गया था जिसकी समस्या पूर्ति प्रताप नारायण मिश्र ने किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुआ था। तो अगली विशेषता है दोस्तों काव्यानुवाद। यानी कि भारतेंदु युग में कवियों ने मौलिक काव्य रचना के साथ ही संस्कृत तथा अंग्रेजी के काव्यों का अनुवाद भी किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश तथा मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सांडिल्य के भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से अनुवाद किया। श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी के कवि गोल्डस्मिथ के काव्य हरमिट का एकांतवासी योगी तथा डेजर्टेज विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया। तो भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि जो कवि थे उन्होंने मौलिक रचनाएं तो लिखा ही है, इसके साथ ही जो कुछ संस्कृत के ग्रंथ थे, अंग्रेजी के काव्य ग्रंथ थे, उसका इन्होंने ब्रज भाषा और हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें राजा लक्ष्मण सिंह का रघुवंश और मेघदूत अनुवाद है ब्रज भाषा में। भारतेंदु जी ने सांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से अनुवाद किया था।
वहीं श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी के जो कवि है जिनका नाम गोल्डस्मिथ है, उनके काव्यों का एकांतवासी योगी और उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया। एकांतवासी योगी का जो प्रकाशन वर्ष है 1886 है और उजड़ ग्राम का 1889। अब देखते हैं कि भारतेंदु युग में कवियों ने जो काव्य लिखे उसके कला पक्ष क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एमए बीए के नोट्स हैं। तो जो एमए बीए के विद्यार्थी होंगे उनके लिए काफी सरल बनाया गया है ताकि वह चीजें बहुत ही आसानी से याद कर सके। और यूजीसी नेट और सेट के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी याद करने में यह सुविधा होगी। तो काव्य रूप यानी कि भारतेंदु युग में काव्य के रूप क्या थे। तो भारतेंदु युगीन कवियों ने मुख्य रूप से मुक्तक काव्य की रचना की। तो आपको यह लिखने में और याद करने में काफी आसानी होगी। काव्य रूप कैसे थे। तो मुक्तक शैली, मुक्तक काव्य। भाषा कैसी थी। तो भारतेंदु युग के काव्य की मुख्य भाषा क्या थी। ब्रज थी। उसमें उर्दू, फारसी तथा भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी के शब्दों का भी कवियों ने अपने काव्य में प्रयोग किया था। यानी कि मुख्य भाषा काव्य की ब्रज थी, परंतु ब्रज के साथ ही उन्होंने उर्दू, फारसी, भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी के शब्दों का भी अपने काव्य में प्रयोग किया था। भारतेंदु युग के कवि खड़ी बोली हिंदी को काव्य के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। दोस्तों भारतेंदु युग के जितने भी कवि थे उन्होंने अधिकांशतः ब्रज भाषा में ही काव्य लिखा। वे खड़ी बोली हिंदी को काव्य के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी यह कहा था कि खड़ी बोली जो है वह कविता के लिए उपयुक्त नहीं है। तो भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि काव्य की भाषा क्या है, ब्रज है, परंतु गद्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। तो गद्य तो भारतेंदु युग के कवियों ने जो लेखक थे उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखा, पर ब्रज में उन्होंने कविता लिखी। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि भारतेंदु युगीन काव्य की जो भाषा है वह ब्रज है और गद्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। अब देख लेते हैं अलंकार। भारतेंदु युगीन कविता में शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों का प्रयोग हुआ है, परंतु अर्थालंकार को प्रधानता दी गई है। छंद की बात करें तो छंद विधान में इस युग में वर्णिक एवं मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग कवियों ने अपने काव्य में किया है। वर्णिक छंदों में कवित्त, सवैया, मंदाक्रांता, शिखरिणी प्रमुख थे। तो मात्रिक छंदों में दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां, लोला, हरिगीतिका प्रमुख छंद हैं जिनका कवियों ने उचित प्रयोग किया है। यानी कि छंद की दृष्टि से भी देखें तो कवियों ने विविध छंदों का प्रयोग भारतेंदु युग में किया है। तो दोस्तों यह थी भारतेंदु युग की विशेषताएं, भारतेंदु युग का सामान्य परिचय। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।